नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों का एक बार फिर कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम वैदिक संस्कृति पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं वैदिक संस्कृति क्या थी। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि वैदिक संस्कृति का जो निर्माण था वो किसने किया, कब किया, इसका समय क्या था, किस क्षेत्र में इस संस्कृति का विकास हुआ, तमाम ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक संस्कृति का जो विकास था वो सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों पर किया गया। इसका मतलब कि जिस क्षेत्र में पहले सिंधु सभ्यता फल फूल रही थी और उसके पतन के बाद फिर एक नई संस्कृति का उद्भव हुआ जिसे वैदिक संस्कृति कहा गया। वैदिक संस्कृति का जो टाइम पीरियड है इसके बारे में माना जाता है कि यह संस्कृति 1500 BC से 600 BC के आसपास तक रही। अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक संस्कृति को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक पार्ट इसका होगा ऋग वैदिक संस्कृति और दूसरा होगा उत्तर वैदिक संस्कृति। उत्तर वैदिक संस्कृति, इसको अर्ली वैदिक कल्चर और इसे लेटर वैदिक कल्चर कहते हैं। आज हम लोगों का जो मुख्य फोकस होगा वो ऋग वैदिक सभ्यता के संदर्भ में होगा। तो ऋग वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है इसको आप 1500 BC से 1000 BC के बीच मान सकते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह सभ्यता लगभग 500 वर्ष तक अस्तित्व में रही। इसके बाद फिर आगे चल कर के उत्तर वैदिक सभ्यता या लेटर वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। तो आइए जानते हैं कि ऋग वैदिक सभ्यता के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इसका हमारे पास रिसोर्स क्या है। तो ऋग्वैदिक सभ्यता के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है वो हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इस वेद का जो निर्माण था वो लगभग या जो संकलन था लगभग 500 वर्षों में आर्यों के द्वारा किया गया। तो पहला महत्वपूर्ण उपाय बनता है कि आर्य कौन थे, वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे। इसमें क्वेश्चन बनता है कि आर्य कौन थे और कहाँ से आए, इनका मूल निवास स्थान कहाँ था, स्थान कहाँ था, ऐसे प्रश्न बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताएं कि आर्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। और ये कहाँ से आए इसके संदर्भ में या इनके मूल निवास स्थान के संदर्भ में इतिहासकारों में मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि ये भारत में बाहर से आए, आक्रमणकारी के रूप में आए, ऐसा माना जाता है। तो इसके संदर्भ में जो तथ्य हैं उसमें तमाम जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपने व्यूज दिए हैं। तो एक इतिहासकार जिनके विचारों को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है उनका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर इतिहासकार हैं। इनके अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य मध्य एशिया, जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, एशिया माइनर,
वर्तमान जो ईरान वाला जो क्षेत्र है उसको कहाता है। तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। दूसरा जो एक इतिहासकार भारतीय मूल के हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इनका मानना है कि आर्य उत्तरीय ध्रुव के निवासी थे, उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। और प्रोफेसर अविनाश चंद्र दास हैं, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास हैं, इनका मानना है कि ये लोग ब्रह्मर्षि देश के निवासी थे। ब्रह्मर्षि देश, आगे हम बताएंगे कि ब्रह्मर्षि देश किस क्षेत्र को कहा जाता है। और दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती हैं, इनका मानना है कि ये मूलतः तिब्बत के निवासी थे। इस प्रकार अन्य इतिहासकार हैं, जैसे गाइल्ड महोदय हैं, इनके अनुसार ये डेन्यूब नदी के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते थे। पेंका है जो बताते हैं कि ये दक्षिणी रूस के दक्षिणी भाग के निवासी थे। तो इस तरीके से इतिहासकारों में इनके संदर्भ में भी ये मतभेद है कि वास्तव में इनका मूल निवास स्थान कहाँ था। लेकिन एक वर्ग ऐसा मानता है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे और इन्होंने ही भारत में आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति का निर्माण किया। तो ये हो गया इनके मूल निवास स्थान के बारे में। अब चूँकि जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में हमारे पास जो है पुरातात्विक साक्ष्य हैं, इसी प्रकार से ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में अगर देखा जाए तो वैदिक संस्कृति का अध्ययन करने के लिए हमारे पास जो साहित्यिक साक्ष्य है वो वेद है। जैसे वेदों की बात की जाए तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, ऋग्वैदिक काल की बात करें, तो इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है। इसलिए ऋग्वेद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ऋग्वेद में वहाँ की भौगोलिक स्थितियों, वहाँ के नदी, पहाड़, वहाँ के क्षेत्र के बारे में तमाम जो उसमें इंफॉर्मेशंस दी गई हैं या उसमें जो सूचनाएं दी गई हैं, उनको अध्ययन करने के बाद हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित तौर पे उस समय के जो लोग थे जिन्हें हम लोग आर्य कहते हैं वे इस क्षेत्र से परिचित रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति, आर्यों की जो भौगोलिक स्थिति थी वो किस क्षेत्र थी। तो इसके संदर्भ में ये माना जाता है कि जो आर्य थे वो पूर्वी अफ़गानिस्तान से लेकर पंजाब तक के क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र तक ये लोग फैले हुए थे। और इसी क्षेत्र को डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने ब्रह्मर्षि देश कहा है। जो पूर्वी अफ़गानिस्तान और पंजाब का क्षेत्र है उसी को इतिहासकार डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने ब्रह्मर्षि देश कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग इस क्षेत्र के मूल निवासी थे और आगे चल करके इन्होंने अपनी संस्कृति का विस्तार पूर्व की ओर किया। पूर्व की ओर इन्होंने अपनी संस्कृति का जो विस्तार किया, इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी आप उत्तर वैदिक काल की जो संहिताएं हैं जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी हम लोग इसके संदर्भ में जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो कौन थे, कैसे थे, उनकी जीवन शैली क्या थी। तो इसके संदर्भ में भी जो जानकारी का हमारा महत्वपूर्ण स्रोत है वो सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में तमाम जो है जनों का उल्लेख किया गया है। जैसे ऋग्वेद में कुछ सूक्त हैं, उसमें जो है कुछ जनों का उल्लेख मिलता है। जन जैसे यद, पूर्व, तुर्वस, ध्रुव, ये जो है उसके साथ एक और था अनु। ये 5 जन थे। इनको ऋग्वेद में पंचजन्य कहा गया है। पूछा जाता है कि पंचजन्य का उल्लेख किसके लिए किया गया है या पंचजन्य क्या था। ऋग्वेद में पंचजन्य का उल्लेख किसके लिए किया गया है, इसके लिए हम आपको बता दें कि पंचजन्य का जो उल्लेख है
उस समय के जो जन थे, जो जनजातियाँ थी, जो जन के मुखिया थे, उनको जो है इस प्रकार से नाम दिया गया, यदि यदु पूर्व तुर्वस द्रुह अनु और तुर्वस और द्रुह और अनु, ये 5 जन थे, 1 2 3 4 5, ये जो 5 जन थे इन्हीं को ऋग्वेद में पंचजन्य कहा गया है। अब ये जो जन थे, इनकी जो जीवन शैली थी ये घुमक्कड़ थी, यायावरी थी, ये कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे, इनके जीवन में अस्थायित्व तो नहीं था, ये लगातार अपना स्थान परिवर्तन करते रहते थे। तो ये लोग पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक के क्षेत्र में लगातार अपने स्थान परिवर्तन करते रहते थे, जिसके संदर्भ में जानकारी ऋग्वेद के विभिन्न जो है सूक्तों से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और उसमें 1028 सूक्त लिखे गए हैं। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 10 मंडल है, इसमें दूसरे से 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है और प्रत्येक मंडल किसी न किसी परिवार से संबंधित है। इन मंडलों में ऋषि परिवार के जो लोग थे उनके बारे में विस्तृत चर्चा मिलती है। और पहला और जो 10वां मंडल है वो ऋग्वेद में सबसे बाद में जोड़ा गया है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ कि इस पे मेरा जो मैंने पहले आपको बताया था कि हमारा मेन फोकस होगा कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं उनका नेचर किस प्रकार से होगा, उसी को लेकर के हम आपको इसमें कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जन के बारे में, पंचजन्य के बारे में, मंडल के बारे में या जो है सूक्त के बारे में ये जो क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में आपको बता। अब चूंकि हम लोग जो है संस्कृति की बात कर रहे हैं, ऋग्वेदिक संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अगर वहाँ की संस्कृति की बात किया जाए तो वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों का हमको विस्तृत जो है विवरण देखना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल की जो संस्कृति थी उसके संदर्भ में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जो ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी इसको आप जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राजनैतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जो है वैदिक कल्चर, इसमें अगर देखें तो ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे कहते थे परिवार। परिवार जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, परिवार के मुखिया को कुलव कहा आता था। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलव शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए किया गया है? तो वो किसके लिए किया गया है? परिवार के मुखिया के लिए किया गया है। दूसरा पॉइंट है, कई परिवार मिल करके एक गांव बनाते थे। तो एक दूसरी इकाई हो गई गांव। गांव के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। और कई गांव मिल करके एक विष बनाते थे। विष के मुखिया को विषपति कहा जाता था। और कई विष मिल करके एक जन बनाते थे। जन के मुखिया को जनपति या गोप्ता जनस्य कहा जाता था। इस तरीके से वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रशासनिक इकाई थी इस स्वरूप में देखने को मिलती है। परिवार, गांव, विष और जन। मैंने इसके पहले आपसे चर्चा किया था कि ऋग्वेद में पंचजन या 5 प्रमुख जनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अनु, यदु, पूर्व, तुर्वस और द्रुह, ये जो 5 जन थे तो उन्हीं जनों की बात मैं कर रहा हूँ। ये जन का मतलब एक कबीला था। कबीला मतलब उसका एक समूह। अब इसका भी जो कबीले के जो लोग थे वो ग्रुप में रहा करते थे। तो अब उसमें कितने लोग थे इसके बारे में तो जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन अनुमान आप लगा सकते हैं कि एक कोई जन रहा होगा, उसमें 100, 200, 500, हजारों की संख्या में लोग रहे होंगे। तो उसकी अपनी एक व्यवस्था थी। क्योंकि ये जो जन थे, जन के जो लोग थे, इनकी जो जीवन शैली थी घुमंतु थी, घुमक्कड़ थी। जब ये स्थान परिवर्तन करते थे पूरे जन को लेकर के चलते थे। अब जन को लेकर के चलते थे तो उसका पूरा अपना उनका एक मैनेजमेंट होता था। उस मैनेजमेंट को सही तरीके से संचालित करने के लिए उनको एक यूनिट में डिवाइड किया गया, जिसको हम प्रशासनिक डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या प्रशासनिक विभाग कह सकते हैं। तो इसके संदर्भ में जानकारी मिली कि उनकी जो पूरी व्यवस्था थी इस तरीके से संचालित होती रही होगी कि परिवार, गांव, विष और जन, और इस तरीके से सभी जनों की व्यवस्था इस प्रकार वहाँ पे देखने को मिलती है। और चूंकि ये जो लोग थे, ये जो पंचजन थे, ये सबसे ज़्यादा क्रेडिबल थे, समाज में इनकी जो है साख सबसे अच्छी थी। इसके अलावा भी कुछ अन्य जनों के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, उनकी कैपेबिलिटी इनकी तुलना में कम थी। ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो ये पंचजन थे, इनके जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे। इन पंचजनों के जो पुरोहित थे वो उनका नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ जो है पंचजन के पुरोहित थे। और एक पुरोहित विश्वामित्र का नाम आता है। ये जो थे, जो पंचजन के अलावा जो अन्य जन थे, उसमें अनिल, पक्थ, विलानस, विषाड़िन, इनका उल्लेख आता है, तो ये उनके पुरोहित थे। तो इस तरीके से जो भी जन थे, सभी जनों के अपने अलग अलग पुरोहित हुआ करते थे और इनमें प्रतिस्पर्धा भी थी। एक बात हम आपको बता दें कि ये जो जन थे, इनमें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, इनमें आर्थिक प्रतिस्पर्धा थी। इस प्रतिस्पर्धा के कारण इनमें आपस में संघर्ष भी होते रहते थे। ऋग्वेद में एक जगह इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो भरत जन का एक मुखिया जो था, उसका नाम था सुदास और 10 राजाओं के संगठन के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे जो है परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसे दासराग युद्ध कहते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछाता है कि दासराग युद्ध जो है कहाँ पर हुआ था, और दासराग युद्ध में जो सुदास थे उनके जो है गुरु कौन थे। तो हम आपको यहाँ बताएं कि ऋग्वेद में दासराग युद्ध का उल्लेख है। ये जो दासराग युद्ध का मतलब 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध ये जो हुआ था, इसमें जो थे, जो पंचजन थे, 5 जन उनके, जो इनके अलावा अन्य जन थे वो भी 5 जन थे। तो 10 राजाओं के जो राजा थे, 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, उसमें एक भरत जन था, भरत जन, जिनके राजा सुदास थे और इनके पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके पुरोहित वशिष्ठ थे। और दूसरे जो अन्य जन थे, उनके पुरोहित थे विश्वामित्र। उनके पुरोहित जो है विश्वामित्र थे। सुदास और अन्य राजाओं के संगठन के बीच युद्ध हुआ। ये जो युद्ध हुआ था रावी नदी, रावी मतलब परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में भरत जन के मुखिया राजा सुदास की विजय हुई और इसी विजय के कारण उनकी जो प्रतिष्ठा थी वह दूर दूर तक फैल गई। उनकी उस प्रसिद्धि के कारण, चूंकि वो भरत जन से संबंधित थे, इसलिए हमारे देश का नाम भारत रखा गया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी हमको याद है कि हम लोग पढ़ते थे कि भारत का नाम मतलब हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, तो उसमें शकुंतला दुष्यंत की कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो लगभग उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे शकुंतला दुष्यंत का जिक्र तो नहीं आता, लेकिन चूंकि हमारा जो रिसोर्स है वो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में जिस जन का उल्लेख है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। खैर, उसमें हमको नहीं जाना है। तो इस तरीके से वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती थी। अब राजनीतिक व्यवस्था के बाद ऋग्वैदिक काल की अगर सामाजिक व्यवस्था को देखा जाए, ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी, ऋग्वैदिक जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। महत्वपूर्ण पॉइंट, ऋग्वैदिक समाज जो था वो क्या था? पितृसत्तात्मक। इसका मतलब पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर स्त्रियों का महत्व नहीं था, लेकिन इतना जरूर है कि समाज में जो पुरुषों की स्थिति थी वह प्रभावी थी, महत्वपूर्ण थी। उसके पीछे की वजह थी क्योंकि तमाम प्रकार के जो
सामाजिक संस्कार थे वो पुरुषों के द्वारा संचालित किए जाते थे, इसलिए पितृसत्तात्मक समाज इसको नाम दिया गया। अब इसमें देखें कि जो समाज का विभाजन था, पूरा जो समाज था वह 4 वर्णों में विभाजित था। समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित था, जिसे आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं। तो समाज का जो विभाजन था वो 4 वर्णों में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात थी कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी यह कर्म पर आधारित थी। इसका मतलब कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता था उसी के अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण होता था। ऋग्वेद में एक जगह लिखा हुआ है कि एक ऋषि जो कहता है कि वह जो है वेद पढ़ता है, वेदों को पढ़ाता है, इसलिए वो ब्राह्मण है। उसकी माँ जो है चक्की चलाती है, इसलिए वह वैश्य के अंतर्गत आती है। इसी तरीके से एक परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग कार्य करके अलग अलग वर्णों के हो गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। और जब जाति व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी तो समाज में लोगों के बीच वर्ग विभाजन नहीं था या इनके बीच कोई विभाजक रेखा नहीं थी, और लोगों के बीच आपसी जो है जो सामाजिक भेदभाव होता है उस प्रकार का कोई साक्ष्य यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ऋग्वैदिक समाज को वर्णों के आधार पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर वहाँ पर विवाह की बात किया जाए तो ऋग्वैदिक समाज में जो विवाह की उम्र थी, उम्र के संदर्भ में तो अलग अलग स्रोतों में अलग अलग उम्र दिया, लेकिन इतना जरूर है कि वहाँ पे बाल विवाह नहीं होते थे। बाल विवाह नहीं होते थे। ऋग्वैदिक समाज में बाल विवाह नहीं होते थे। जब बाल विवाह नहीं होता था तो पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिलता था। ऋग्वेद में बहुत सी विदुषी या विद्वान महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। ये विदुषी महिलाएं थी जो बहुत ज्ञानी थी और इन्होंने बड़े बड़े ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ भी किया है, जिसका उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से विवाह के लिए मतलब महिला लड़कियां जब लड़के या लड़की जब पूरी तरह से यंग हो जाते थे, मेच्योर हो जाते थे, अपनी शिक्षा समाप्त कर लेते थे, तब वे अपना विवाह करते थे। विवाह के लिए कोई फाउंडेशन नहीं था, अंतरजातीय विवाह भी होते थे। खासतौर से लोग एक ही विवाह करते थे, लेकिन राज परिवार के जो लोग होते थे वे एक से अधिक विवाह कर सकते थे, ऐसा विधान था। लेकिन ज़्यादातर लोग एक ही विवाह करते थे। ठीक है। इसके साथ साथ समाज में कोई बुराई नहीं थी, जैसे जो सामाजिक बुराई है, जैसे मैंने आपको बताया कि जाति प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दास प्रथा आदि सब का कोई अस्तित्व नहीं था। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को देखा जाए तो स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति थी वो ऋग्वैदिक काल में सबसे अच्छी स्थिति में थे। ऋग्वैदिक काल के बाद स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में लगातार गिरावट आई। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में या उसके आगे के जो पीरियड है, उत्तर वैदिक काल, मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड या राजपूत काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कैसे गिरावट आई, ये आगे का विषय होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछाता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। उसमें 3-4 ऑप्शन दिए रहता है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति सबसे अच्छी थी, या स्त्रियों की सामाजिक स्थिति मौर्य पीरियड में सबसे अच्छी थी, या गुप्ता पीरियड में सबसे अच्छी थी। इस प्रकार से क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको सीधे उसका आंसर देना पड़ेगा कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति सबसे अच्छी स्थिति में थी।